जी अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर शहजाद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको कल अपने लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था मेरा कज़न आ रहा है, तो फिर हम उससे उसकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो ही इज़ फाइनली हेयर। मैंने कहा जी चले मैं इसके साथ वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ इसकी। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरा कज़न कम मेरा भाई ज़्यादा है, क्योंकि हमने स्कूलिंग इकट्ठे की है, हमने कॉलेज इकट्ठे किया है, यूनिवर्सिटी में हम अलग हो गए, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर इकट्ठे कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज फिर इकट्ठे हैं। और चलें अब हम बात करना शुरू करते हैं। तो लेट्स सी, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले वेलकम विधि भाई, आप आ गए आखिरकार, हमारी मेहनत रंग ले आई है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको प्रोसेस में कितनी कोई एफर्ट करनी पड़ी और कितना मतलब आपको लगा कि इट वाज इजी, इट वाज डिफ़िकल्ट। और दूसरा ये कि आपको जो मैंने टिप्स दी वो काम आई कुछ। अच्छा। खबर जहाँ तक पहले पार्ट का है, ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट नहीं है, लेंथी ज़रूर है, ठीक है। और टिप्स जो आपने दी थी वो बिल्कुल काम आई, एम्बेसी में भी काम आई, ठीक है। और मैंने मतलब उस तरीके से परस्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी जगह मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे डॉक्यूमेंट गए हों फिर वापस आए हों फिर मैंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया हो। हाँ, ये जो आया डिले आया मतलब ऑस्ट्रियन एम्बेसी से आया है, या जो डॉक्यूमेंट यहाँ आते हैं मतलब वेरिफिकेशन के लिए, उन चीज़ों में जो है ना सिर्फ आया डिले। तो ये प्रोसेस जो है ना ओवरऑल लेंथी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है, चलो जी ठीक है। अच्छा, अब भाई आपने अप्लाई किया था सबसे पहले कब? 2020 में 2020 में। अच्छा, 2020 में भाई की जो है बैचलर्स जो है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉरी सीएस में, और वो है माजू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और यहाँ भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्ब्रुक में आए हैं और यहाँ भी इनका मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। एग्जैक्टली। अब भाई ने अप्लाई किया था 2020 में। तो सर आपने जब अप्लाई किया था तो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ये बताएं। सर मैंने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मैंने मतलब टोटल अपनी जो सा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे जिसमें मेरी डिग्री। अच्छा, एक सेकंड, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं। भाई उन्होंने 2020 के नवंबर में अप्लाई किया था, नवंबर में अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे उसमें था यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी के 2 रेफरेंस लेटर थे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड ईयर की जो सा मार्क डिग्रीज थी, ठीक है। वो जो सनद होती हाँ, है। सनद होती है। फिर 10th की थी, ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी लेटर था और इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट था। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने दिया था, आपने एडमिशन के टाइम पे आइल्स नहीं दिया था। नहीं दी, मैंने नहीं तो दिया था। यूनिवर्सिटी इस पे खुश थी कि प्रोफिशिएंसी लेटर पे एडमिशन आपको दे रही थी। एग्जैक्टली। चलें, ये भी ठीक है। तो आपने नवंबर में अप्लाई किया, तो आपको कब जॉब आया था यूनिवर्सिटी से? मुझे तकरीबन आया है दो दो 2-3 महीने बाद, मतलब कह लो फरवरी मार्च में। और यूनिवर्सिटी ने आपको कहा था लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स? यूनिवर्सिटी ने कहा था कि मुझे लीगलाइज डॉक्यूमेंट भेज दो। फिर मैंने, जब मुझे यूनिवर्सिटी ने कहा ना लीगलाइज डॉक्यूमेंट भेजो, फिर मैंने मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स की ना लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। ठीक है। और आपने टोटल 2 दफ़ा कोर्स डेफर किया हाँ, था? मैंने 2 दफ़ा जो है ना अपना एडमिशन मेरा डेफर हुआ था, क्योंकि वो मैंने आपको कहा ना डिले आ रहा था मेरे। यहाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते थे, लीगलाइजेशन में थे, यहाँ हुए नहीं होते थे। तो इस तरह ना मेरा 2 दफ़ा जो है ना एडमिशन मैंने यूनिवर्सिटी को कह के डेफर करवाया था। और ये कोई इशू नहीं होता, ऑन जस्ट 1 मेल दे कैन डेफर। यही बात है, ये जो बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर हमारा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उस टाइम तक, तो यूनिवर्सिटी डेफर कर देती है आपको। और अगले उसके लिए उसमें एक चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी ये ज़रूर लिखती है कि हम डेफर तो कर रहे हैं, ठीक है, पर इन केस अगर हमारे कोई स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आती है, ठीक है, तो वो हमें आपसे रिक्वायर होगी। अगर उस टाइम पे आप वो फुलफिल नहीं कर सके तो वी कैन कैंसिल योर एडमिशन। बट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब भी मैंने करवाया ना डेफर, यूनिवर्सिटी की कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं आई। तो जो पिछली थी ना बस वही मतलब चलती आ रही थी। चलें, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद जी हाँ, इधर मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि ये भाई थे जब इन्होंने वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन फाइल की थी या एडमिशन फाइल किया था, ये दुबई में थे। दुबई में जॉब कर रहे थे और दुबई से जॉब खत्म करके फिर ये अपना मास्टर्स परस्यू करने आए हैं। तो उन्होंने जो वेरिफिकेशन और जो लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई किया था अपने बिहाफ पे, इनके भाई ने किया था पाकिस्तान से, छोटे भाई ने, हमारा छोटा भाई है, उसने किया था। और ये मैंने खबर एक चीज़ और सॉरी मेंशन कर दूँ, उससे मैंने जो है ना वो दिया था अथॉरिटी लेटर। यस, और वो नोटरी पब्लिक से अटैच
करवाना पड़ता है। है। और आपने दुबई के नोटरी पब्लिक नहीं पाकिस्तान के, ठीक है। तो वो मैं उसे वहाँ से जो उनसे भेज देता था, वो प्रिंट निकलवा कर नोटरी पब्लिक से टेस्ट करा के एम्बेसी में वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, ये जो भी काम था चला जाता था। सही है। तो अब आपने वेरिफिकेशन अप्लाई की थी मार्च 2021 में। एग्जैक्टली, ठीक है। और आपको ये अपॉइंटमेंट फाइल की थी, अपॉइंटमेंट मिली थी अप्रैल 2021 में, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, सही है। अप्रैल में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे। अच्छा, अब यहाँ पे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने दोनों जमा कराए हैं, पाकिस्तान का भी और दुबई का भी? नहीं, जब मैंने वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई किया तब मैंने सिर्फ पाकिस्तान का, सिर्फ पाकिस्तान की वेरिफिकेशन कराई, वेरिफिकेशन पीसीसी की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। और वीज़े के टाइम आपने दुबई वाला भी दिया? वीज़े के टाइम मैंने दुबई वाला दिया था। और वो विदाउट लीगलाइज? वो विदाउट लीगलाइजेशन, वो डायरेक्ट ऐसे ही पुलिस करेक्टर ऐसे दे दिया था मैंने। यहाँ पे देखा सर, मैं आपको कह रहा था, शेख साहब मुझे पता आप वीडियो देखेंगे, देखें मैंने आपको क्या कहा था, उनकी पुलिस अथॉरिटी है ना, विदाउट लीगलाइजेशन भी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चल पड़ा। असल में वहाँ का जो सर्टिफिकेट निकलता है ना, है वो वहाँ पे पहले ही जो इंसान ना मतलब स्टैम्प हुआ निकलता है, ठीक है। उनकी फॉरेन एम्बेसी से भी उनकी हर डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली निकलता है। वाह, ठीक है। देखें सर, ये फ़ायदा होता है। ये वहाँ के ना इतना मतलब इशू नहीं होता। तो अच्छा, उसके बाद हमारे वेरिफिकेशन में तकरीबन 3 माह लगे थे। हाँ, तकरीबन 3। और हमें लीगलाइजेशन के लिए मतलब आ गई थी वेरीफाइड रिपोर्ट, जो है सितंबर 21 में आई थी, सितंबर में तकरीबन। ठीक। और उसके बाद हमें लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट मिली थी नवंबर 21 में। नवंबर 21 में, ठीक। और फिर नवंबर में आपने लीगलाइज करा के मेरे ख्याल नवंबर में डीएचएल कर दिए थे डीएचएल नवंबर। डीएचएल से डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ऑफर लेटर कब आया था? ऑफर लेटर जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट गया उन दिनों ये क्रिसमस हॉलीडे, हाँ क्रिसमस से यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट होना था 10 जैन को, हाँ ऐसे ही होता है। तो वो जो उनसे मुझे मेरे ख्याल से 12 या 15 या मतलब 20 से पहले मुझे एलओए रिसीव हो गया था। ठीक है, आपको ना जनवरी 2022 में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया? हाँ मेरे पास आ गया था। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको बाय ईमेल आया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट किए हैं? डॉक्यूमेंट्स इधर ही हैं आपके? डॉक्यूमेंट्स मेरे इधर ही हैं यूनिवर्सिटी में, जो मैंने अभी जाके जो उनसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। जो एलओए आया था ना वो मुझे मेरे पोर्टल पे ही आ गया था, पोर्टल पे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और जो उनसे कर दूँ मेंशन, कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ जो उनसी हैं मतलब रिक्वायर करती हैं कि आपने अपनी पिछली 4 साल की डिग्री में कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। तो उसका जो सबसे सिंपल और इफेक्टिव वे है ना, इंस्टेड कि आप एक ईमेल लिखें और आप उन्हें जो उनसे ना एक्सप्लेन करें, उसका सबसे इफेक्टिव जो उनसा सोल्यूशन है, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, अपने प्रोग्राम पे जाएं, सीधा उन्हें लिंक सेंड कर दें। खबर मैंने लिंक सेंड किया था, ठीक है। और लेस देन 2 आवर्स उन्होंने मुझे एलओए मेरा इशू कर दिया। देखा आपने, ये काम इतना आसान होता है, अगर आप करना चाहें, खुद ही अपनी एफर्ट करना चाहें तो ये काम इतना आसान हो जाता है। अच्छा जी, फिर हमें आरपी की जो आपने अपॉइंटमेंट जो फाइल की थी वो हमें मिली थी फरवरी 22 में मिली थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको आरपी के टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जो सब बच्चे मेरे से पूछते हैं और मैं उनको हमेशा कहता हूँ, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल लेटर। सर 2 चीजें दी थी, कोई सैलरी स्लिप दी, कोई कुछ भी नहीं, कोई टैक्स रिटर्न दिया, कुछ दिया नहीं। मैंने आपको क्या कहा था, एक बैंक स्टेटमेंट दो, एक फाइनेंशियल लेटर दो, तीसरी कोई चीज नहीं देनी। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एलओए जो मुझे रिसीव हुआ था, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और ये लेटर जो लेटर। और मैंने आपको कहा था लेटर पहले ही सेंड कर दो, बाद में उनको मांगना ना पड़े। एग्जैक्टली। और एज पर यू एडवाइज मी के उस पर अपना एक्सप्लेन कर देना, तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि मैंने 6 साल जो उनसे यूएई में मतलब जॉब की, और ये जो जितना पैसा है ये मतलब मेरी सेविंग है, और वो मैं यहाँ पे लेके आया। एंड दे डिड नॉट रेज इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑन दैट। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एक्शन है कि अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन्ड है, आपने उनको अच्छी स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट क्योंकि 3 महीने की दी थी और वेल मेंटेन थी, ट्रांजैक्शन उसमें इनफ्लो आउटफ्लो काफ़ी बेहतर था, तो सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया। अच्छा, अब हमारा आरपी जो है वो तो बेसिकली जुलाई में अप्रूव हो गया था, आपको याद हो, लेकिन हमें अब ऐसी सही ईमेल कब आई है? सितंबर वो भी हमने ईमेल की, वो भी मैंने आपको कहा था कि इंसब्रुक को डायरेक्ट ईमेल कर लो। हाँ, ये यहाँ पे जो उनसे ना स्टूडेंट अपना टाइम थोड़ा बचा सकते हैं, ऐसे कि अब उन्होंने आरपी फाइल की है ना तकरीबन 2 महीने बाद ना इंसब्रुक के मजिस्ट्रेट को, या जिस सिटी में भी, जिस सिटी में भी है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को ना एक दफ़ा ईमेल करके पूछ लें, क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ 2 एम्बेसीज हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में। जो जिसने पेशावर से आना है उसने इस्लामाबाद आना है, पूरे पंजाब में सर एम्बेसी एक ही है, कराची वाला कॉन्सुलेट है, वो कुछ भी नहीं करता, करना सब इस्लामाबाद में। मतलब तो इन पे ना लोड काफ़ी हैवी होता है, तो मतलब ठीक है डिले आ सकते हैं। हाँ, ये
मतलब आधा पाकिस्तान जो है मैनेज कर रहे हैं, तो ईमेल कर दें उन्हें। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ, अफगानी भी बहुत हैं उधर, तो वहाँ पे तो जो है हमने मजिस्ट्रेट को ईमेल की थी। मुझे भाई ने कहा था कि जी कोई कुछ खबर नहीं आ रही, क्या किया जाए। मैंने कहा जी डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को ईमेल करो। मजिस्ट्रेट की ईमेल मैंने सेंड की थी भाई को, उन्होंने मजिस्ट्रेट को ईमेल की थी और मजिस्ट्रेट ने अगले दिन बता दिया था कि जी आपका आरपी तो जुलाई में अप्रूव हो गया। ये हमने अगस्त के एंड में ईमेल की थी तकरीबन उनको। एग्जैक्टली। तो आप अपनी एम्बेसी को बता दो कि जी आरपी तो अप्रूव हुआ हुआ, आप क्यों नहीं सेंड कर रहे। फिर हमने एम्बेसी को ईमेल एग्जैक्टली, फिर हमने एम्बेसी को वो जो सा है ईमेल अटैच करके साथ फिर हमने एम्बेसी को किया, और उसके एम्बेसी ने एक काम अच्छा किया था मेरे लिए, मतलब जो प्रोसेस एक जो सा स्टेप किया था स्किप, उन्होंने मैंने वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट के लिए नहीं फाइल किया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट डेट दे दी थी। ठीक है, तो फिर मैं डायरेक्ट ही चला गया था वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट, वीज़ा डी के उसके बाद आप चले गए थे। तो आपको आरपी के साथ ही जब उन्होंने कहा था ठीक है जी आपका आरपी अप्रूव हो गया, तो आप साथ ही नीचे वीज़ा, वो नॉर्मली यही उसका प्रोसेस है, वो यही करते हैं, आपको फाइल नहीं करनी होती वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट। तो वीज़ा डी में उन्होंने आपको बुला लिया। अच्छा, आपका आरपी की जो ईमेल है वो हमें सितंबर में आई थी, मेरा सितंबर के शुरू में फर्स्ट एम्बेसी की तरफ से, और हमने वीज़ा डी फाइल किया 27 सितंबर 2022 को। एग्जैक्टली, और हमें वीज़ा डी रिसीव हुआ है 11 अक्टूबर 2022। 11 अक्टूबर को मैंने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था, उससे पहले आपको ईमेल आ गई थी। 11 अक्टूबर को कलेक्ट किया भाई ने और कल आ गए हैं माशाल्लाह। तो ये सारी स्टोरी थी ये मेरे भाई की, और बस अल्लाह इसको कामयाब करे अब इसके मकसद में, और इसके लिए मंजिलें आसान करे आगे वाली। तो आपके मेरा ख्याल है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल हो गए होंगे। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी कि भाई एग्जैक्टली सिर्फ अगर अच्छे से 2 कागज़ आप दे दो तो इट वर्क्स। अच्छा, एक पॉइंट और हम मिस कर गए यहाँ पे सर, आपको यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही थी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपने, लेकिन फिर भी आइल्स दिया। मैंने आइल्स दिया था, मैंने यूएई से ही दे दिया था आइल्स, ठीक है, मैंने मतलब स्कोर भी मेरा ठीक आ गया था, पर जब मैंने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजे हैं बाय पोस्ट मैंने उसमें आइल्स की फोटोकॉपी भेज दी, और मैंने जब वीजे के लिए अप्लाई किया तब भी मैंने आइल्स दे दिया था। बट यूनिवर्सिटी ने मुझे नहीं कहा था कि मुझे आइल्स दो, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे खुश थी। दे वर एग्री टू गिव मी द एडमिशन ऑन इंग्लिश। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक, लेकिन भाई ने खुद कर लिया था आइल्स, तो उन्होंने आइल्स सबमिट कर दिया। वो क्या है ना, मैं पक्को पैरी काम पड़े, तो ये इस वजह से भाई ने जो है ना वो ज़रा आइल्स को भी कहा कि चलो यार निकाल लें। मैं इसलिए कहता हूँ आइल्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्जैक्टली, तो पढ़ के आप थोड़े टाइम में कर सकते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी फदील भाई की। बात वही, अल्लाह इनको कामयाब करे। अब मैं इनको इनकी मंजिल इंसब्रुक छोड़ने जा रहा हूँ, तो विद गुड विशेस। तो जैसे जैसे फिर इनका एक्सपीरियंस गुजरेगा, जैसे जैसे अपडेट होगी, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो फदील भाई अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।